स्वतंत्र भारत में राजनीति, ये वर्ग 12 का आपका पॉलिटिकल साइंस का पुस्तक है और इसमें पहला अध्याय है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। और इसके तहत ये जो दिया गया है नए राष्ट्र की चुनौतियां, इसके अंतर्गत बताने का प्रयास किया गया है कि 1947 में जब देश आजाद हुआ तो उस समय नए राष्ट्र के सामने कितनी अधिक चुनौतियां थी। और आपको बता दें कि 15 अगस्त 1947 को अपना देश आजाद हुआ। 15 अगस्त की मध्य रात्रि को जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने संविधान सभा में एक भाषण दिया और उस भाषण को नाम दिया गया भाग्य बधू से चिर प्रतीक्षित भेंट। उसे अंग्रेजी में ट्रिस्ट विद डेस्टिनी कहा जाता है, भाग्य बधू से चिर प्रतीक्षित भेंट। इसके कहने का आशय था कि बरसों बाद अपने देश को आजादी मिली है, बहुत ही शिद्दत से इस आजादी का दिन देखने के लिए बहुत ही इंतजार करना पड़ा है और वो इंतजार की घड़ी अब समाप्त होने ही वाली थी और उसी के भाषण को कहा गया है भाग्य बधू से चिर प्रतीक्षित भेंट। आजादी मिलने के बाद लोगों को लगा था कि अब हमारा अपना देश हो गया और अपने देश में हर कोई इस बात पर सहमत था कि अपने देश में लोकतांत्रिक सरकार होगी, अपनी सरकार होगी और मन मुताबिक काम होगा और लोगों का विकास होगा। सरकार हर एक लोगों के लिए काम करेगी, गरीब लोगों के लिए विशेष तौर पर काम करेगी, अपने मुल्क में सब कुछ अपना होगा। और लेकिन ये सब कुछ इतना आसान भी नहीं था जितना कि आम लोगों को लग रहा था। ऐसा इसलिए कि आजादी मिली थी। अंग्रेज भारत का जबरदस्त शोषण करके यहाँ से गए थे। उसके बाद जिस वक्त आजादी मिली, देश को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया। इतना कि ही नहीं, इसके साथ साथ आजादी के समय भयंकर दंगे हुए हिंदू और मुस्लिम के बीच। लोगों का जीना मुश्किल हो गया था। ऐसे इतनी बड़ी हिंसक वारदात के साथ साथ बहुत बड़ी संख्या में विस्थापन हुआ था। यहाँ के लोग वहाँ, वहाँ के लोग यहाँ, बहुत से लोग मारे काटे चले गए थे। और इतनी बड़ी त्रासदी में नए राष्ट्र के लिए खड़ा होना, इसका पुनर्निर्माण करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, जैसा कि हम लोग इसको आगे भी देखेंगे। चुनौतियां थी और इसमें से समस्त चुनौतियों को हम लोग 3 भागों में बांट कर के देखने का प्रयास करते हैं और इसको 3 भागों में DDU के नाम से आप याद रख सकते हैं। DDU एक गाना भी है और इस पर भी आप एक याद रखने के लिए D से डेवलपमेंट, D से डेमोक्रेसी और U से यूनिटी। तो डेवलपमेंट, विकास करना बहुत बड़ी चुनौती थी उस समय अपने देश के लिए। विशेष करके संविधान में कहा गया था कि समानता का अधिकार होगा और सामाजिक रूप से जो वंचित तबके थे उनको ऊपर उठाना था। अल्पसंख्यक को विशेष सुरक्षा देने की जरूरत थी। उनके मन में ऐसी भावना नहीं आनी चाहिए थी। संविधान निर्माताओं ने हर संभव अच्छा प्रयास किया कि उन्हें लगे कि वे अलग हैं और
लोक कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य अपने संविधान में तय कर दिया गया। नीति निर्देशक तत्व के माध्यम से एक आदर्श राज्य, आदर्श समाज की कल्पना की गई। विकास करना था, गरीबी खत्म करना था, ये बहुत आसान काम नहीं था। और दूसरी समस्या डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। हम लोग देखते हैं तो पाते हैं कि लोकतंत्र को कायम करना भी साधारण बात नहीं थी। अपना देश हो गया था, संविधान में मौलिक अधिकार मिल गया था और मतदान का अधिकार हर एक नागरिक को प्रदान कर गया था, ताकि सबों को लगे कि यह देश मेरा अपना देश है और हम अपने सरकार का निर्माण खुद करते हैं। ऐसे में और दूसरी ओर जैसा कि आप जानते हैं, भारत में संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया गया और यह कोई आसान काम नहीं थी। व्यवहार में इसको अमल में लाना बहुत बड़ी चुनौती थी। और आप जानते हैं कि हमारे यहाँ और प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, हम लोग अपने जनप्रतिनिधि को चुनते हैं और वो फिर वहाँ सरकार बनाते हैं। और तीसरी बड़ी चुनौती थी यूनिटी। यूनिटी का अर्थ है एकता। समस्त राष्ट्र को एक सूत्र में बांधे रखना बहुत बड़ी चुनौती थी। ऐसा इसलिए कि विविधता से भरा देश अपना था, अभी भी है, उस समय और अधिक था। और विशेष करके इस समय में कि अलग अलग बोली बोलने वाले लोग, भिन्न भिन्न संस्कृति के लोग, भिन्न भिन्न धर्म को अपनाने वाले लोग, और इसने के बावजूद उस समय जब अपना देश आजाद हुआ था तो लोगों को लगा था कि ये नया देश क्या एक सूत्र में रह पाएगा, किसी न किसी मोड़ पर आके यह विखंडित हो जाएगा। पर ऐसी बातें निर्मूल साबित हुई। ये ऐसी आशंका थी कि अपना पहचान खत्म न हो जाए। ऐसा यहाँ के राष्ट्र निर्माताओं ने, यहाँ के लोगों ने बहुत ही शिद्दत करके अपने देश को एकता में बांधे रखने में कामयाबी हासिल की। हालांकि विभाजन, देश का विभाजन हो गया था और इसके बहुत से कष्ट भी झेलने पड़े, जैसे कि हम लोग इसको आगे देखते हैं। भूभाग, उसके जमीन को रेखांकित करते हुए बांट दिया गया था 2 भाग में। और ऐसा इसलिए हुआ कि मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया था। द्विराष्ट्र यानी कि 2 राष्ट्र के सिद्धांत की उन्होंने जिद पकड़ ली थी। और दूसरी ओर देश को बांटने वाले अंग्रेज थे, जिन्होंने कि सांप्रदायिक आधार पर देश को बांटने की नींव बहुत पहले ही डाल दी थी और जिसका की खामियाजा और उसका अंततः परिणाम देश को भोगना ही था। और उस देश को भोगना पड़ा देश के विखंडन के रूप में। और हालांकि कांग्रेस पार्टी ने उस समय द्विराष्ट्र सिद्धांत की भरपूर आलोचना की, विरोध किया, लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं और अंततः देश 2 भागों में बट गया। विभाजन की प्रक्रिया, अब आपको लगता होगा विभाजन हुआ कैसे, तो विभाजन इतना आसान नहीं था। और फैसला यह हुआ कि जिस जगह को इंडिया कहा जाता था, जहां की ब्रिटिश सरकार का शासन चला करता था, उसे इंडिया कहा जाता था। और यही फैसला हुआ कि भारत और पाकिस्तान के नाम से उसे 2 भाग में बांट दिया जाएगा और विभाजन का आधार धार्मिक आधार बनाया गया। इसका अर्थ था कि जिन इलाकों में मुसलमान बहुसंख्यक रूप में थे वो इलाके पाकिस्तान के भूभाग कहलाएंगे और शेष भारत के। पर व्यवहारिक कठिनाई ऐसी थी कि ऐसा कोई इलाका नहीं था जहां की सिर्फ मुसलमान ही मुसलमान हो, और लेकिन पूरे देश में 2 जगह थी कि जहां की मुसलमान बहुसंख्यक रूप में थे, एक पूर्वी क्षेत्र में और दूसरा पश्चिमी क्षेत्र में। ऐसे में फैसला हुआ कि देश के दोनों बगल पाकिस्तान होंगे। दूसरी ओर बहुत से लोगों ने इसका विरोध भी किया। आप खान अब्दुल गफ्फार खान का नाम सुने होंगे, उन्हें पश्चिमी सीमांत गांधी के नाम से भी वो जाने जाते हैं। और उन्होंने बहुत कहा कि
विखंडन नहीं होना चाहिए, लेकिन उन लोगों की बात को अनसुनी कर दी गई और पंजाब और बंगाल में अनेक बहुसंख्यक और गैर मुस्लिम आबादी थी। उन जगहों में भी बंटवारा धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पर हुआ और यह काम आसान नहीं था। और हुआ तो यहाँ तक कि आजादी के दिन तक भी बहुत से लोगों को पता नहीं था कि वे भारत में हैं या पाकिस्तान में। बहुत बड़ी समस्या थी देश के सामने अल्पसंख्यकों की समस्या। सीमा की दोनों तरफ अल्पसंख्यक थे। पाकिस्तानी इलाके में हिंदू और सिख आबादी भी थी। दूसरी ओर पंजाब और बंगाल के भारतीय भूभाग में, आपको बता दें, बंगाल का 2 भाग में बंटवारा हो गया। आप जानते हैं पश्चिम बंगाल अभी अपने इंडिया में है और पूर्वी बंगाल वो उस समय पाकिस्तान का क्षेत्र बन गया था और अभी वो बांग्लादेश के रूप में जाना जाता है, लेकिन उस समय वो पाकिस्तान था। खैर, दिल्ली में भी मुसलमान थे और बहुत से जगह तो हुआ ऐसा कि यहाँ के मुसलमान वहां जाएंगे, वहां के हिंदू यहाँ आएंगे। इस तरह में बंटवारे की संभावना हो गई और दोनों तरफ अल्पसंख्यकों पर हमले हो गए। कई बार तो उन लोगों को कहा जाता था कि घंटा 2 घंटा के भीतर आप देश छोड़िए, यहां से जाइए, और ऐसे में उनको मिलती थी तो मौत मिलती थी। और इस ये विभाजन की त्रासदी बहुत ही खतरनाक रही। 1947 में बहुत बड़े स्तर पर पलायन हुआ। देश में, विदेश में और किसी देश में इतने बड़े स्तर पर पलायन नहीं देखा गया था। आबादी का यह जो स्थानांतरण था अचानक हुआ था और कोई सोची समझी बात के तहत, वर्षों बात के तहत नहीं हो गई थी और त्रासदीदायक था, कष्टप्रद था, मारपीट, दंगा फसाद बहुत हुआ था। और मानव इतिहास में कहा जाता है कि इतना बड़ा आबादी का स्थानांतरण पहले कभी नहीं हुआ था और धर्म के आधार पर एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों को बेरहमी से मारा। लाहौर, अमृतसर, कलकत्ता जैसे शहर सांप्रदायिक अखाड़े के रूप में तब्दील हो गए और कभी कभी तो एक इलाके में ही लोग दूसरे इलाके में जाना पसंद नहीं करने लगे। और दोनों ही तरफ से अल्पसंख्यक अपने अपने घरों से भाग खड़े हुए। शरणार्थी शिविर बनाया गया और लोगों ने उसमें पनाह ली। पैदल चलकर दूरी तय की। दोनों ओर की हजारों की संख्या में औरतों को अगवा कर लिया गया। कहा जाता है कि जबरन शादी करना पड़ा, दूसरा धर्म अपनाना पड़ा। और ऐसा भी कहा जाता है कि बहुत से लोगों ने तो अपने कुल की मर्यादा बचाने के नाम पर घर की बहू बेटियों को मार डाला। वास्तव में बहुत ही त्रासदीदायक घड़ी थी। बच्चे माँ बाप से बिछड़ गए। ऐसे बहुत से सिनेमा में भी इस तरह का जिक्र हुआ है कि भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय की त्रासदी अत्यंत ही पीड़ाजनक स्थिति में दिखाई गई है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लेखक, कवि, फिल्म निर्माताओं ने भी इस निरीह संस्थाओं का जिक्र किया है। और बंटवारा हुआ तो ऐसा नहीं कि सिर्फ देश का बंटवारा हुआ, दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाना, उस रूप में देश का बंटवारा हुआ, बर्बादी हुई। और दोनों देश में बंटवारा हुआ, संपत्ति का बंटवारा हुआ। और कहा तो जाता है कि टेबल कुर्सी, रेलवे कर्मचारी, सबका बंटवारा हो गया। और यहाँ तक 80 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा। ये बहुत बड़ी संख्या थी। और कहा जाता है कि 5 से 10 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, निर्दोष लोगों को जिनकी की कोई गलती नहीं थी। या आज़ादी जाते जाते उनकी कुर्बानी लेते गई। विभाजन के दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी पाकिस्तान चली गई। इसके बावजूद 1951 के वक्त भारत की कुल आबादी में 12% मुसलमान थे। और जिस तरह मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए अलग राष्ट्र चाहते थे, उसी तरह कुछ हिंदू संगठन भी चाहते थे कि देश से जो अपना भारत था ये हिंदू राष्ट्र बने। और राष्ट्रीय नेता, संविधान निर्माता ऐसी स्थिति नहीं चाहते थे। वे चाहते थे कि हमारे देश में नागरिकता की कसौटी
धर्म नहीं बने बल्कि नागरिकता बने। और हमारे देश के संविधान निर्माता वास्तव में नैतिकता से ओतप्रोत थे। वे नहीं चाहते थे कि जो विभाजन हम लोगों ने देखा वो आगे भी देखने को मिले। और हमारे संविधान निर्माताओं ने देश की छवि धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में गढ़ी और देश को किसी धर्म विशेष के लिए ही नहीं बनाया बल्कि सभी धर्मों के धर्मावलंबी यहाँ अमन चैन से रह सकें, ऐसी उन्होंने कल्पना की। संविधान में इस बात की अभिव्यक्ति दी और इस तरह विभाजन बहुत ही कष्टदायक रहा। दूसरी तरफ छोटे बड़े आकार के कुछ और राज्य थे जिसे रजबाड़ा कहा जाता था और उस रजबाड़ों पर राजा का नियंत्रण था और वे लोग कंपनी को टैक्स देते थे सरकार को। राजाओं ने ब्रिटिश राज की सर्वोच्च सत्ता स्वीकार कर रखी थी। आजादी के समय समस्या ये हुई कि अंग्रेजों ने घोषणा की कि रजबाड़े भी ब्रिटिश से अधीनता से आजाद हो जाएंगे और कुल मिलाकर देश में रजबाड़ों की संख्या 565 थी। अब उसे 3 ऑप्शन दिए गए, वो या तो भारत में रहे या पाकिस्तान में रहे या वो स्वतंत्र रहे। लेकिन देश के लिए, देश की एकता के लिए यह बहुत ही गंभीर चुनौती थी कि वे अलग रहते। देश एकता में नहीं दिखता और देश की तस्वीर बड़ी ही विचित्र दिखती यदि वे लोग 565 देशी रियासत आज अलग अलग दिखते। और जब उन्हें यह स्वतंत्रता दी गई कि वे अलग भी हो सकते हैं तो सबसे पहले ट्रावनकोर के राजा ने कहा कि मैं आजाद रहूंगा, मैं किसी में नहीं मिलूंगा। उसके बाद हैदराबाद के निजाम भी कहा कि मैं भी अलग रहूंगा। लेकिन छोटे छोटे देश की शक्ल में हिंदुस्तान का भविष्य बड़ा ही विचित्र और अंधकारमय दिख रहा था। अधिकतर रजबाड़ों में स्थिति यह थी कि वहां की जनता चाहती थी कि हम लोग भारत के साथ रहें, लोकतांत्रिक अधिकार मिले, लेकिन राजा चाहते थे कि वो लोकतांत्रिक रीति से जैसे शासन चल रहा है चलता रहे और लोगों को कम से कम लोकतांत्रिक अधिकार मिले। यहाँ पर हम देखते हैं सरकार का क्या नजरिया था। तो देश की बंटवारा की संभावना के विरुद्ध अंतरिम सरकार ने कड़ा रुख अपनाया और मुस्लिम लीग ने भारत सरकार के रुख की आलोचना भी की। रजबाड़ों के शासकों को मनाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई और कहा जाता है कि उड़ीसा में ही 26 रजवाड़े थे, छत्तीसगढ़ में 15, सौराष्ट्र में 14 और इस तरह सैकड़ों रजवाड़े थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में उनकी देश स्तर पर क्या योगदान रहा, देश के एकीकरण में उनकी क्या भूमिका रही, तो जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 1875 ईस्वी में एवं मृत्यु 1950 ईस्वी में हुए थे। आज़ादी के ये बहुत ही कद्दावर नेता माने जाते रहे हैं। कांग्रेस के नेता थे, महात्मा गांधी के अनुयायी के रूप में जाने जाते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में जाने जाते हैं। देशी रियासतों को भारत संघ में मिलाने में इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसके साथ साथ मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, प्रांतीय संविधान आदि से संबंधित महत्वपूर्ण समितियों के सदस्य भी रहे। देशी रियासतों के विलय के संदर्भ में इन्होंने जो ऐतिहासिक कार्य किया, उस कारण इन्हें लौह पुरुष की संज्ञा दी जाती है। रियासतों के शासकों को
भारत में मिलाने के लिए उन्होंने एक पत्र भेजा था। उसमें उन्होंने कहा था कि आज इतिहास के एक यादगार मुकाम पर हम लोग हैं। यदि किसी तरह की एकता का अभाव रहता है तो हम लोग में से सभी अप्रत्याशित विपदाओं के घेरे में होंगे। और उन्होंने उम्मीद जाहिर किया था कि सबों की भलाई के लिए देशी रियासतें भी भारत में मिलेगी, और यदि ऐसा नहीं होता है तो सबों की बर्बादी होगी। और अंततः वल्लभ भाई पटेल अपने नीतियों में, अपनी बातों को मनवाने में कामयाब रहे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन किसे कहा जाता है? तो आपको बता दें कि यह एक सहमति पत्र था और इस पर हस्ताक्षर करने का अर्थ था कि रजबारे भारतीय संघ का अंग बनने के लिए सहमत हो गए हैं। और आपको बता दें कि 15 अगस्त 1947 के पहले तक लगभग सभी रजबारे भारतीय संघ में शामिल हो गए थे और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर दिए थे। इस तरह इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के माध्यम से लगभग रजबारे को भारत में शामिल कर लिया गया था। लेकिन वहीं कुछ ऐसे भी रजबारे बच गए थे जो कि नहीं आना चाह रहे थे, हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, मणिपुर। लेकिन क्रमशः कई एक कारण रहे जिसके कारण सबों को भारतीय प्रदेश का, भारतीय भूभाग का हिस्सा मान लिया गया। और जैसा कि अभी तक के समय में हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर को जो विशेष दर्जा मिला हुआ था उसकी भी समाप्ति कर दी गई और जम्मू कश्मीर भी अन्य राज्यों की भांति हमारे देश का हिस्सा बन गया है। यहाँ पर चर्चा कर लें हैदराबाद का। हैदराबाद बहुत बड़ी रियासत थी, चारों ओर से हिंदुस्तानी इलाके, बीच में हैदराबाद का शासक, और हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था। ये निजाम दुनिया के दौलतमंद लोगों में से होते थे। निजाम आज़ाद रहना चाहते थे और उन्होंने नवंबर 1947 में एक साल के लिए यथास्थिति बनाए रखने का समझौता किया। इसी बीच वहाँ क्या घटना घटती है कि किसान और महिलाएं आंदोलन कर रही होती है और निजाम के सैनिकों ने उनके साथ अत्याचार करना शुरू कर दिया। आपको बता दें, निजाम ने अपना सैनिक पाल रखा था, उन्हें रजाकार कहा जाता था, रजाकार। और रजाकार ने गैर मुस्लिमों को निशाना बनाकर महिलाओं के साथ बहुत ही बुरा सलूक किया, बलात्कार जैसी घटनाएं घटी और आंदोलन को कुचलने का बेरहमी से प्रयास किया, जिस कारण वहाँ की प्रजा आज़ाद रहना चाहती थी। और यही कारण रहा कि सितंबर 1948 में निजाम पर काबू पाने के लिए भारत की सेना वहाँ आती है और निजाम ने आत्मसमर्पण किया और इस तरह हैदराबाद को अपने राज्य में मिला लिया गया। एक है मणिपुर। मणिपुर
की आंतरिक स्वायत्तता बरकरार रहेगी, इस आश्वासन के साथ मणिपुर के महाराजा बोधि चंद्र सिंह ने भारतीय संघ में विलय के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। जून 1948 में मणिपुर की रियासत में संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ। मणिपुर भारत का पहला भाग है जहां सार्वभौम वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया गया। आपको बता दें, सार्वभौम वयस्क मताधिकार किसको कहते हैं? जिस जगह बिना किसी भेदभाव के सभी वयस्क को मत देने का अधिकार हो, उसी को सार्वभौम वयस्क मताधिकार कहते हैं। और आपको ये भी बता दें कि उस समय मतदान की आयु आज की तरह 18 वर्ष नहीं थी, बल्कि 21 वर्ष थी। मणिपुर को कांग्रेस भारत में मिलाना चाहती थी, वहीं दूसरी पार्टियां इस बात के खिलाफ थी। वे मणिपुर की निर्वाचित विधानसभा से परामर्श किए बगैर महाराजा ने संघ में शामिल होने के लिए हस्ताक्षर कर दिया था। यही कारण है कि वहां के लोगों में क्रोध और नाराजगी रहा कि जब विधानसभा चुन ली गई थी तो इनकी सहमति ली जानी चाहिए थी। इसके बाद हम लोग राज्य के पुनर्गठन को देखते हैं। राज्यों के पुनर्गठन के माध्यम से राज्यों का पुनर्गठन, बंटवारे और रियासतों के विलय के बाद भी राष्ट्र निर्माण जारी था और ऐसा प्रयास किया गया कि भाषाई और सांस्कृतिक विविधता की झलक तथा राष्ट्रीय एकता खंडित न हो। औपनिवेशिक शासन के समय स्थिति को देखें तो उस समय की स्थिति यह थी कि प्रांतों की सीमाएं प्रशासनिक सुविधा के लिहाज से तय की गई थी और ब्रिटिश सरकार ने जो क्षेत्र जीत लिया था वो उनके प्रांत बन गए थे। राष्ट्रीय सरकार ने ब्रिटिश सीमांकन को खारिज कर दिया था और भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का वायदा भी किया गया था। आज़ादी के पहले देखें तो 1920 के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में इसे स्वीकार किया गया था कि जब देश आज़ाद हो जाएगा तो फिर राज्यों को भाषा के आधार पर हम लोग देखेंगे। आज़ादी और बंटवारे के बाद देश की स्थिति बदल गई थी। नेताओं को चिंता होने लगी कि अगर भाषा के आधार पर प्रांत बनाए जाने लगे तो देश फिर बिखर जाएगा और व्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी। सामाजिक आर्थिक चुनौती से जो निपटने की जो बाधा है, इसमें और बड़ी समस्या आ सकती है। बंटवारे का दर्द और रजवाड़े का मसला सुलझा नहीं था कि भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन की मांग उठने लगी और इस तरह बहुत बड़ी समस्या से जूझना अभी बाकी था। भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन का महात्मा गांधी विरोध करते थे और उनका कहना था कि सभी प्रांतों में यदि शिक्षा का माध्यम बनाने का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा यदि इस तरह हम लोग भाषा के आधार पर अलग अलग होने लगेंगे तो। और केंद्रीय नेतृत्व इस फैसले को स्थानीय नेताओं और लोगों ने चुनौती दी, हुए मानने के लिए तैयार नहीं थे कि अलग राज्य नहीं हो। पुराने मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी क्षेत्रों में विरोध भड़क हुआ और मद्रास प्रांत से तेलुगु भाषी इलाके को अलग करने के लिए आंध्र आंदोलन चला। केंद्र सरकार हाँ और ना की दुविधा में फंस गई। कांग्रेस के एक नेता थे, उनका नाम था पोट्टी श्रीरामुलु। उन्होंने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठने का निर्णय लिया और 56 दिन की हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु का होना हिंसक वारदात का शुरुआत हो जाना था। अनेकों लोग मारे गए, घायल हो गए और सरकार ने आखिरकार 1952 में अलग से आंध्र प्रदेश के नाम से राज्य बनाने की घोषणा की। आंध्र प्रदेश में जब बन गया तो अन्य प्रांतों में भी भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग उठने लगी। सरकार मुसीबत में पड़ गई कि इस तरह तो देश की स्थिति अच्छी नहीं रहेगी और इस तरह 1953 में सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया
उसका काम था सीमांकन के मामले पर गौर करना। 1956 में आयोग की रिपोर्ट आई, 1953 में बनाया गया था। 1956 में आयोग की रिपोर्ट आई, उसमें कहा गया कि राज्यों की सीमा का निर्धारण वहां बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए, और इसी रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ। उसके आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। आपको बताते चलें कि नेहरू और काफी अन्य लोकप्रिय नेता भाषाई राज की मांग को लेकर उनके विरुद्ध भी आंदोलन चलाए जाने लगे थे। आजादी के बाद यह बहुत बड़ी चिंता होने लगी थी कि अलग अलग राज्यों की मांग से एकता को खतरा पहुंच सकता है, अलगाववाद की भावना को बढ़ावा मिलेगा। जनता के दबाव का सम्मान करते हुए राष्ट्रीय नेतृत्व ने उम्मीद के साथ पुनर्गठन को तैयार हो गई कि बंटवारे और अलगाववाद की भावना में कमी आएगी। साथ ही यह लोकतांत्रिक कदम होगा, जनता की इच्छा के अनुरूप उठाया गया हमारा कदम होगा। बहुत से लोगों की आशंका के विपरीत राज्य के पुनर्गठन से देश की एकता में वृद्धि की गई। वृद्धि हुई, राज्य बढ़ गए, लेकिन देश की एकता में ऐसा कोई भी गलत बातें देखने को नहीं मिली। देश के लोकतांत्रिक होने का मतलब न केवल संविधान पर अमल करना या चुनाव करवाने मात्र से है, बल्कि विभिन्नताओं को भी पहचानना, उनको सम्मान देना, उनको स्वीकार करना, ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी खासियत है। विचार, जीवन पद्धतियों में बहुलता की धारणा को अपनाना, और इस बात को देश ने स्वीकारा। इनके बाद एक जन आंदोलन के बाद आपको बता दें 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्य बनाए गए। 1966 में पंजाबी और भाषाई इलाके को पंजाब राज्य का दर्जा दिया गया, और बृहत्तर पंजाब से अलग करके हरियाणा और हिमाचल प्रदेश भी बना। असम से अलग करके 1972 में मेघालय बनाया गया। इसी साल मणिपुर और त्रिपुरा बना। नागालैंड 1963 में बना, और अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम 1987 में। झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड 2000 ईस्वी में। उसके बाद तेलंगाना बना। और इस तरह हम देखते हैं कि अलग राज्य बनाने की वहाँ के क्षेत्रीय लोगों की भावनाएं अभी भी है। महाराष्ट्र में भी मांग उठ रही है कि विदर्भ, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, हरित प्रदेश, पश्चिम बंगाल में भी उत्तरी भाग में, और कभी कभी यदाकदा बिहार में भी मिथिलांचल के नाम से राज्य बनाने की मांग उठती है। इस तरह किसी न किसी आधार पर अलग अलग राज्य बनाने की मांग उठती रही है। अनेक भारतीयों के साथ साथ गांधी जी के लिए भी बड़ा ही कष्टदायक दिन था। आज़ादी के एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को उन्होंने कलकत्ता में कहा था कि आज़ादी का दिन हमारे लिए खुशी और गम का दिन होगा। खुशी इसलिए कि बरसों के बाद हम लोग आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन गम भी होगा इसलिए कि भयंकर रक्तपात ने हमारे देश के ही नागरिकों का भयंकर कत्ले आम कर दिया है। भयंकर रक्तपात से गांधी जी बहुत दुखी हुए। गांधी जी की तरह अनेकों भारतीय रक्तपात से बहुत दुखी थे। पिता महात्मा गांधी का जिक्र कर लेना अप्रासंगिक न होगा, थोड़ा उसके बारे में जान लें। महात्मा गांधी 15 अगस्त 1947 के दिन आज़ादी के किसी भी जश्न में भाग नहीं लिए। उन्होंने कहा कि आज का दिन हमारे लिए खुशी का दिन है और गम का भी दिन है। खुशी इसलिए कि देश आज़ाद हो रहा है, वहीं गम इसलिए है कि देश में भयंकर रक्तपात हुआ था, कत्ले आम हो गया, निर्दोष लोग की बलि चल गई थी, और सांप्रदायिक हिंसा में जिस तरह देश जल रहा था वे बहुत दुखी हुए थे। अहिंसा और सत्याग्रह उनका सिद्धांत, उनका विचार, एक देश को एक सूत्र में पिरो रखने की भावना बहुत ही संकट में थी, और यहाँ तक कि हिंदू और मुसलमान के बीच दंगे को रोकने के लिए वे स्वयं उपवास पर बैठ गए थे। गांधी जी चाहते थे कि मुसलमानों को भारत में गरिमा पूर्वक जीवन जीने का अधिकार मिले, उन्हें भी बराबर समझा जाए। जब उन्हें लगा कि भारत सरकार पाकिस्तान के प्रति जो
वचन था उनको कुछ राशि लौटानी थी, नहीं लौटा रहे हैं, तो जनवरी 1948 में उन्हीं के खिलाफ वो उपवास पर बैठ गए। कोलकाता की तरह ही दिल्ली में भी उनके उपवास का जादुई असर हुआ। दंगे के दौरान वे जहां जाते उनकी बातें मानी जाती, लोग शांति से वापस लौट जाते। दूसरी ओर हिंदू मुसलमान दोनों ही समुदाय के लोग गांधी जी को आदर की दृष्टि से देखते थे, तो कुछ लोग, दोनों ही समुदाय के लोग उन पर दोष भी मरते थे। कुछ हिंदू चाहते थे कि जैसे मुसलमान के लिए पाकिस्तान बना, उसी तरह हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान बने। ऐसे लोग गांधी जी को नापसंद करते थे। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने संध्या प्रार्थना के लिए जा रहे गांधी जी पर गोलियां चलाई और मौके पर ही गांधी जी की मृत्यु हो गई। गांधी जी की मौत के बाद विभाजन से जुड़ा क्रोध और हिंसा अचानक बंद हो गया। भारत सरकार ने भी उनके संगठन को प्रतिबंधित कर दिया था, लेकिन गांधी जी का योगदान राष्ट्र निर्माण में अतुलनीय है। वे राष्ट्र पिता कहलाए और जिस अहिंसा सत्याग्रह को उन्होंने अपना हथियार बनाया, उनका निसंदेह कोई विकल्प नहीं है। और न केवल व्यक्तिगत शुद्धता, सामाजिक विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए हर स्तर पर गांधी भले न हो, लेकिन गांधी के विचार आज भी महत्व रखते हैं।